Hey, hello everyone. This is Dr. Vishal Daya, Batch 15 VMMC and SGH. I welcome you to the third video of the series Internship Guide. That is 10 must avoid points in internship. But before that, if you have not watched my video, 5 must to follow points, the link is in the description and also towards the end of this video. So without wasting any further time, let's get on with the first point. So the first point is never volunteer to make the roster. Look, रोस्टर मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटर्नशिप. किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे सबका मन होता है कि वो कम से कम ड्यूटीज़ करें, मस्त जाके वापस जाके सो जाएं. सो ओवरऑल याद रखना, रोस्टर कभी एक इंडिविजुअल बंदा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में मत लेना. बाद में तुम खुद सफ़र करोगे क्योंकि कोई ना किसी को प्रॉब्लम होगी ही होगी. तो साथ बैठ के एक ही बार में एक ऐसा रोस्टर बनाओ जिसमें एटलीस्ट पीजी से ये पूछ लिया जाए कि एम किस दिन है और डबल एम किस दिन है. याद रखना, डबल एम हर वीक नहीं होती, कुछ हर 3 वीक्स 4 वीक्स 5 वीक्स किसी न किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद डबल एम होती है. तो अगर आपकी पोस्टिंग उस डबल एम में है तो पहले पूछ लो, बाद में पूरा रोस्टर बदल जाता है, प्रॉब्लम बहुत होती है. दूसरा पॉइंट रोस्टर बनाते टाइम याद रखना है कि जो आपकी पोस्ट एम होती है, याद देखना इमरजेंसी वाला डे इतना हेक्टिक नहीं होता. सुनने में लगता है कि इमरजेंसी डे हेक्टिक होता है, बट एक्चुअली पोस्ट एम जब होती है, और स्पेशली मेडिसिन में जब पोस्ट एम होती है तो उसकी जो मॉर्निंग सैम्पलिंग होती है वो सबसे बड़ी होती है. तो पोस्ट एम मॉर्निंग ड्यूटी इज़ द मोस्ट हेक्टिक ड्यूटी, मेडिसिन की स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो. सिमिलरली याद रखना, अगर कोई बंदा वॉलंटरली कोशिश कर रहा है ये कहने की चलो मैं एम पर नाइट कर लूँगा, ऐसी पोस्ट एम पे फिर से नाइट कर लूँगा क्योंकि नाइट के बाद अगले दिन डे तो नहीं करेगा वो. तो जो बंदा इमरजेंसी वाले दिन नाइट कर रहा है और जो जानबूझ के कह रहा है, तो याद रखना उसकी नेक्स्ट टाइम डे ज़रूर लगाना, क्योंकि अगर वो बंदा हर बार नाइट करेगा तो ही विल बी स्किपिंग द पोस्ट डे मॉर्निंग ड्यूटी, और उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा. सुनने में लगेगा कि उसने लंबी ड्यूटीज़ कर दी है. नाइट में वो अकेला था क्योंकि नाइट में कम एक ही बंदा एक इंटर्न रहता है, डे में फिर भी आपको 2-3 बुलाते हैं. तो ओवरऑल नाइट में ये ध्यान रखना. सो सिमिलरली कैजुअलिटी में 3 ड्यूटीज़ होती हैं, लाइक 8 to 2, 2 to 8 एंड देन 8 to 8. तो जो मॉर्निंग में 6 आवर का स्लॉट है, फिर आफ्टरनून में 6 आवर का स्लॉट है, फिर नाइट 12 आवर्स की है. उसमें डिपेंडिंग ऑन एमओ, जिस दिन आप फर्स्ट डे जाते हो ज्वाइनिंग लेने, काफ़ी एमओ ये कहते हैं कि आपको 2-2 बंदे हर टाइम होने चाहिए. लाइक पहले 6 घंटे में 2 इंटर्न्स शुड बी अवेलेबल एट कैजुअलिटी. ER4 में ड्यूटी लगती है कैजुअलिटी में. ऐसे ही आफ्टरनून में 2 बंदे और नाइट में 2 बंदे. बट टू बी ऑनेस्ट, आज के टाइम में कोविड में एक बंदा सफिशिएंट होता है. तो या तो आप उस एमओ से, पर्टिकुलर एमओ से ये चीज़ें मेंशन कर दो. अगर नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी से प्लान करना है. एक ही बंदा आ सकता है, एक बंदा ऑन कॉल रह सकता है. ये चीज़ें थोड़ी अनऑफिशियल है, बट एक बंदा हैंडल कर सकता है. दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर एक ही बंदा हैंडल कर सकता है तो क्यों ना एक डे वाला बंदा 8 to 8 ड्यूटी कर ले. मतलब जो 2 शिफ्ट हो रही हैं 6 आवर्स की, उसको एक ही बंदा कवर कर ले. याद रखना, पीपी किट पहन के डे ड्यूटी करना बहुत हेक्टिक चीज़ है. नाइट में फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम 3 घंटे 4 घंटे आपको ब्रेक मिल जाता है क्योंकि पेशेंट्स कम हो जाता है, बट डे ड्यूटी में लगातार 12 घंटे करना बहुत हेक्टिक है. मेरे टाइम पे मैंने ये गलती की थी. मेरे साथ जो सेकंड बंदा था, हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ही बंदा 3 दिन लगातार 12-12 घंटे ड्यूटी कर ले. लाइक मेरी डे लगी आज, सपोज़ 12 तारीख है, 8 to 8 ड्यूटी कर ली. फिर 13 तारीख को मैंने फिर से 8 to 8 ड्यूटी कर ली, और 14th को फिर से 8 to 8 ड्यूटी कर ली. ओवरऑल 15 दिन में मेरी टोटल आवर्स ऑफ ड्यूटी मैंने ख़त्म कर ली. पर सोच के देखो, वो 3 दिन 12-12 घंटे की लगातार ड्यूटी, डे ड्यूटी करना मेरे लिए किस हद तक हेक्टिक रहा होगा. तो वो गलती ना करें. एक्सट्रीमली स्मार्ट बनने के चक्कर में बहुत बुरे फंस जाते हैं कई बार. तो वो गलती ना करें. 6 आवर्स स्लॉट दिए गए हैं, एक बंदा ड्यूटी करो, पूरा दिन आपको मिलता है, अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो. लगातार 3 दिन 4 दिन 12-12 घंटे की कैजुअलिटी ड्यूटी करके बाकी पूरे दिन ऑफ मिल जाएँ. इस थॉट को बहुत अच्छे से सोच के ही यूटिलाइज़ करना, क्योंकि हमसे नहीं हुआ था तो शायद आपसे भी नहीं हो पाएगा. इसके साथ हम सेकेंड पॉइंट पे मूव ऑन करता है. नेवर गिव योर पेन टू एनीवन. अब
पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटर्नशिप में। या तो आप बहुत सारे पेन अपने साथ रखो, और अगर एक ही पेन अगर तुम सुबह लेके आए हो तो ये मान के चलो एंड तक आपका वो पेन नहीं रहने वाला आपके पास। और क्योंकि पूरे टाइम हर टाइम फॉर्म्स भरने ही होता है, किसी ना किसी तरह का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। कोई मास्टर जी सिस्टर आपको पेन नहीं देने वाली, उसके बाद आप ढूंढते फिरते घूमते रहोगे पेन के लिए, और कई बार इस चीज़ में डांट पड़ जाती है, काम अधूरा रह जाता है, और ज़बरदस्ती का स्ट्रेस लेना है तो एक्स्ट्रा पेन रखो, या फिर अगर एक पेन है तो किसी को मत दो। थर्ड पॉइंट इज़ डोंट मिस योर अटेंडेंस एट मल्टीपल पॉइंट्स। अब ये हर डिपार्टमेंट में फॉलो नहीं होता, पर कुछ डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल जगह पर आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होती है डेली। स्पेशली मेरे साथ पीट्स में हुआ था, वार्ड 18 की बात है। देयर इज़ अ सेपरेट रजिस्टर पुट ऑन बिल्कुल गेट के पास में, और वहाँ पर किसी ने हमको ये नहीं बताया था कि यू हैव टू मार्क सेपरेटली वहाँ पर अटेंडेंस। एवरी डे वी यूज्ड टू गो, वी यूज्ड टू रिपोर्ट PG1। पूरी पोस्टिंग निकल गई, जब रिलीविंग का टाइम आया तब पता चला कि अगर उस रजिस्टर में साइन आपने नहीं किए तो रिलीविंग नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है पीट्स वार्ड में कई बार 18, 20, 21 जो वार्ड है वो कंबाइन हो जाते हैं कोविड टाइम में। आई एम नॉट श्योर अभी क्या हो रहा है, बट अगर वार्ड कंबाइन है, मतलब आपकी ड्यूटी कभी भी किसी वार्ड में लग रही है, पूरे वार्ड एक साथ काम कर रहे हैं, तब भी अगर आप 18 वार्ड के हो स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है, उसका ज़रूर ध्यान रखना। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ अवॉइड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। अब पेशेंट्स के सामने आपकी इमेज इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा तो वैल्यू नहीं करती, बट एटलीस्ट क्रॉनिक पेशेंट जो कई दिन से वार्ड में पड़े हुए हैं, अगर आप उनकी रोज सैम्पलिंग करने जा रहे हो तो आपका इंप्रेशन कहीं हद तक आपका काम ईजी कर देगा अगर आपका अच्छा इंप्रेशन है तो। मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट ये हुआ था कि सिरिंज जो 10 ml के होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक यूज़ एंड थ्रो होता है जो ब्लैक कलर में आता है, एक ब्लू होता है जिसको आप कितना भी अंदर बाहर कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो यूज़ एंड थ्रो सिरिंजेस हैं ब्लैक कलर के, मैंने क्या किया, पेशेंट के पास गया। मेरा फर्स्ट डे था, सर्जरी पोस्टिंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कोविड टाइम भी नहीं था। मैं वहाँ गया, पेशेंट के सामने मैंने सिरिंज ओपन करा, पन्नी से निकाला उसको, मैंने एक पूरा पुश करके देखा ये सोच के कि लेट्स जस्ट चेक इट। जैसे ही वो करा वो लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद उसको जब पूरी फोर्सफुली मैंने पुल किया था वो टूट जाता है। ये चीज़ मैंने 4 या 5 बार करी। हर बार मैं सिरिंज को ऐसे करता, वो लॉक हो जाता और फिर उसको खींचता, वो टूट जाता। वो चीज़ एटलीस्ट पेशेंट के सामने ना करें। मुझे ये उस टाइम नहीं पता था कि ऐसे सिरिंज होता है, कि किसी ने बताया नहीं था। हो सकता है आपके साथ भी हो, तो एटलीस्ट याद रखना इस तरह का भी सिरिंज होता है। 10 ml में होता है, 5 ml में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 ml की सिरिंज अच्छे होता है, उनको आप कितना भी ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि कई चीज़ें जैसे राइल्स ट्यूब या फिर फोलीज इंसर्शन जब आप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें लेके जानी होती हैं। तो एक ही बार एक बॉक्स में उन चीज़ों को रख के लेके चले जाओ। उस टाइम पे एक बार थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा सोच के टाइम लगा लो, बट कोई भी आइटम मिस मत करना पेशेंट से के पास जाने से पहले। अगर आप पेशेंट के पास गए, एक बार केस ये हुआ था कि फोलीज कैथेटर एक लेके चला गया, यूरो बैग लेके ही नहीं गया। उसने फोलीज लिग्नोकेन लगाया, फोलीज को इंसर्ट किया। जैसे ही फोलीज इंसर्ट हो गया, अब यूरिन लीक आउट होना शुरू हो गया। अब उस बंदे के पास यूरो बैग नहीं, तो सडनली आप फोलीज को बाहर निकालोगे या यूरो बैग लेके आओगे, बहुत मैसअप हो जाता है। तो चीज़ें एटलीस्ट पेशेंट के सामने भूलो मत, सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके लेके जाओ। तीसरा एक इंसिडेंट और हुआ था, हाँ, ABG निडल का, कि ABG में जब आप हेपरनाइज करते हैं उसको, तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में भूल जाते हैं कि हाँ हेपरनाइज करना है। ABG निडल उठाते हैं, भाग जाता है और सैंपल ले लेते हैं। ऐसे सैंपल लेंगे वो क्लॉट होना ही होना है, उसको भेज भी देते हैं। बाद में पता चलता है सैंपल क्लॉटेड, आपको दोबारा ABG लेना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो पेशेंट के सामने गलतियाँ ना करो तो फ़ायदे में रहोगे। सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ डोंट लीव योर वेस्ट अनडिस्पोज्ड। कई बार जब हम सैम्पलिंग करते हैं उसके बाद जो हमारी सिरिंजेस हैं उसके जो यूज़ कर चुके होते हैं वो हम एक बॉक्स में रख के छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी आदत होती है, वो 10-15 सिरिंज निडल लेके जाते हैं, सैंपल सारा कराते हैं, उस बॉक्स में रख देते हैं, उस बॉक्स को वहीं रहने देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कोई नया बंदा आता है या फिर कोई और रैंडम नर्स या मास्टर जी वहाँ से आते हैं और वहाँ पे उनकी प्रिक हो जाती है। बहुत हाई रिस्क होता है किसी भी मेडिसिन या सर्जिकल वार्ड में ऐसे अनडिस्पोज्ड सिरिंजेस को रखने का। HIV, हेपेटाइटिस बी, कोई भी पिन प्रिक इंजरी हो ही सकती है उनसे। दूसरा ये, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हाँ होने दो, किसी को इंजरी क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये याद रखना, अगर हेड ऑफ़ यूनिट ने या HOD ने देख लिया कि आपने ऐसा अपना सिरिंज निडल ऐसे छोड़ दिया है बाहर किसी बॉक्स में रख के और उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं किया है, तो आपको हो सकता है कि मोमेंटम इशू हो जाए। दैट इज़ अ वार्निंग कि आप शायद हो सकता है कि आपकी इंटर्नशिप दोबारा हो जाए। बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये हो चुका है वार्ड 11 में। तो याद रखना, अपना वेस्ट जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वार्ड में वो प्रॉपरली डिस्पोज करके जाए। तो हेड ऑफ़ यूनिट की बात आ ही गई है, तो 2 पॉइंट्स और हैं हेड ऑफ़ यूनिट्स के जो मैं मेंशन करूँगा। सो माय 6th पॉइंट इज़ नेवर कॉल योर हेड ऑफ़ यूनिट। अब
एचओयू को आप कॉल करोगे क्यों? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हो सकता है आपकी टाइमली ज्वाइन ना हो पाए फर्स्ट डे या सेकेंड डे, तो आप एनी हाउ आपको एचओयू को ज्वाइनिंग तो लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? अपने पीजी को बोलोगे, एसआर को बोलोगे, कोई नहीं सुनेगा। अब क्या करें? तो डेस्परेटली ऐसा कई बार हो जाता है कि कोई पीजी नीचे ऑफिस से नंबर ले लेता है हेड ऑफ यूनिट का, उसको उनको कॉल करके ये कह देता है कि सर आई एम दिस इंटर्न, प्लीज़ गिव मी ज्वाइनिंग। और अगर आपने ये चीज़ कर दी तो माय फ्रेंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाओगे। ये चीज़ मैं कर चुका हूँ, पर्सनली पता है। कभी भी हेड ऑफ यूनिट को कॉल मत करना। बेशक ऑफिस से आप पूछ लो कि वो कहाँ पर है, ऑफिस वालों को कह दो कि प्लीज़ उनको फ़ोन करके पूछ लो एक बार कि अभी वो कहाँ पर है। और कभी पर्सनली उनको फ़ोन करके अपना नाम मत बता देना, नहीं तो रिलीविंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेवर इन्वॉल्व हेड ऑफ यूनिट इन योर फाइट विद पीजी। अब पीजी आपके एक्सट्रीम कॉन्टैक्ट में होता है, तो कोई भी लड़ाई होगी, बहस होगी, वो पीजी से ही होनी है। बट अगर आपको पीजी से कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि एटलीस्ट वो चीज़ आप नोटिस में लाएं अपने पीजी से ज़्यादा सीनियर से, तो आप पीजी 1 की पीजी 2 से 3 से या एसआर से चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। कभी भी डायरेक्टली हेड ऑफ यूनिट के पास मत जाना, क्योंकि अभी आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर रोस्टर में पीजीज़ ने आपकी ड्यूटी ज़्यादा लगाई हुई हैं, बट ट्रस्ट मी वो ड्यूटीज़ फिर भी बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मेरे साथ ये केस हुआ था कि आई रिपोर्टेड टू हेड ऑफ यूनिट ये डिमांड करके कि हमको रोज़ बुला रहे हैं या फिर सबको बुला रहे हैं डे ड्यूटीज़ में। हेड ऑफ यूनिट ने ये कहा, ओ ऑब्वियसली आपको रोज़ आना है इंक्लूडिंग संडेज़, तो बेसिकली आपको 7 डेज़ डेली 12 आवर्स ड्यूटी करनी पड़ जाएगी। तो याद रखना, बहुत ही ध्यान से सोच के समझ के किसी हेड ऑफ यूनिट को कंप्लेंट करना पीजी के बारे में। ज़रूरी नहीं है वो हेड ऑफ यूनिट उस पीजी से बेटर हो। नेवर एक्ट टू इंसल्ट द रेजिडेंट्स। ये केस हमारा पीएसएम में हुआ था। आपको शायद पता भी हो उस बैच 16 को कि 15 बैच ने पीएसएम पोस्टिंग में, नजफगढ़ पोस्टिंग में एक ऐसा चीज़ की थी जो शायद इंटर्नशिप की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। दे मेड सम पिक्टोरल डिपिक्शन, इसकी डिटेल्स तो सभी को ऑलरेडी पता होंगी होपफुली, बट ऐसी चीज़ें कभी भी कोशिश ना करें दोबारा। कभी भी किसी रेजिडेंट की इंसल्ट ना करें। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं। आप अपने लिए एक ट्रांजिएंट टाइम के लिए उस डिपार्टमेंट में आए हो, आपको नहीं पता कि उनका काम करने का तरीका क्या है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। हमारे बैच में उस पर्टिकुलर बैच को पूरी पोस्टिंग रिपीट करनी पड़ी थी, ना सिर्फ नजफगढ़ की बल्कि अलीगंज में, फतेहपुर में और नजफगढ़, तीनों जगह दोबारा से पोस्टिंग करनी पड़ी थी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो प्लीज़ ध्यान रखिए इसलिए। सो द 9th पॉइंट इज़ डोंट गिव टू मच फ्रीडम टू द को-इंटर्न्स। अब को-इंटर्न्स को फ्रीडम कम देने का मतलब ये है कि उनको बहुत ज़्यादा लेट आने की परमिशन मत दो। अपने कलीग्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, मानता हूँ, बट 15 से 20 मिनट एक मैक्सिमम लिमिट अपने लिए लेके चलो, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर लेट होते हैं तो वो उनकी आदत होती है और आप हर बार एक्स्ट्रा डिक्रीज़ कर रहे होगे और फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे। तो ये पहले से क्लियर कर दो कि जो आएगा वो टाइम पे आएगा, वरना पीजीज़ को कंप्लेंट होगी। अब कई बार तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट एक केस जो मेरे साथ हुआ था वो पीट्स में हुआ था। सुबह 9 बज चुके थे, कोई आया नहीं। मेरा जो नेक्स्ट बंदे आने वाले थे, फ़ोन में लाओ, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। 9:30 तक ऐसा ही हुआ, राउंड्स तक हो चुके थे। राउंड्स होने तक भी एक नाइट इंटर्न जो मैं वहाँ था, उन्होंने मेरे को ये बोला कि क्योंकि कोई और इंटर्न नहीं है वार्ड में, तो एक पेशेंट को ट्रांसफ़र कराना था टीबी सेंटर में। अब कोविड का टाइम था, वहाँ पे टीबी वाले पेशेंट को रख नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि वहाँ अकेला इंटर्न हूँ, एम्बुलेंस में उस पेशेंट को ड्रॉप करके आऊँगा टीबी सेंटर पे, जबकि मैं पूरी नाइट कर चुका हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना मैं भाग सकता। रिलीविंग भी देनी किसको है, कंसल्टेंट को या एचओयू को, उस टाइम राउंड्स पे वही आता है। तो मेरे को वहाँ जाना पड़ा। और जब फिर नया इंटर्न बैच जब सुबह आया, उनको प्रॉपर जो नॉर्मल वार्ड के काम होते हैं वो करने दिए। तो बेसिकली फंसा कौन मैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। सबको बोलो टाइम पे आओ, 15-20 मिनट इज़ ओके, बट उससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होगी तो आप सीधा मेंशन कर दोगे पीजी को। So with this, I move on to the 10th and the last point, that is never trust orderlies blindly. जो orderlies होते हैं, हर डिपार्टमेंट में उनको एक काम दिया होता है। कोई सैंपल लेके जाता है विड्रॉ होने के बाद, कोई सैंपल्स की रिपोर्ट लेके आता है, या कोविड सैंपल भी जाता है उसकी रिपोर्ट लेके आता है, या फिर पेशेंट ट्रांसफ़र कराना होता है डायलिसिस के लिए जब जा रहे होते हैं, या फिर बेसिक शिफ्टिंग हो रही होती है। इस किसी भी टाइम में मत एक्सपेक्ट करना कि कोई आपने जो काम दिया है वो टाइम पे कर देगा। तो स्ट्रिक्टली उनको हैंडल करना होता है, उनको बोलना होता है कि ये काम टाइम पे होना है तो होना है, अदरवाइज़ वो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लेट मी समराइज द 10 पॉइंट्स राइट हियर। फर्स्ट पॉइंट, नेवर वॉलंटियर टू मेक रोस्टर, नेवर शेयर योर पेन, डोंट मिस अटेंडेंस एट मल्टीपल पॉइंट्स, अवॉइड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स,
Don't leave your waste undisposed. Never call your head of unit. Never involve head of unit in your fight with PG. Never act to insult the residents. Never give too much freedom to your co-interns. And the last, never trust orderly blindly. So that's it. If you liked the video, do hit the like button, comment and share to their batchmates, and I will come up with the next video, that is anesthesia, the most underestimated but the most high yield posting of internship. So bye bye and take care.